बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो है मैं एक ट्यूटोरियल जो है वो बेसिकली बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और इस ट्यूटोरियल की जो असल वजह बनाने की वो ये है कि बहुत सारे लोगों को जो है वो कन्फ्यूजन था कि बेसिकली एग्ज़ाम में क्या आएगा। तो मैं आपको एक चीज़ पहले ये बताता चलूँ कि जो आपका फ़ाइनल एग्ज़ाम है ना, वो प्रैक्टिकल है और वो आपकी लैब में होगा, जहाँ पे जो है ऑलरेडी पीसीज़ में वो सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड होंगी जो कि रिक्वायरमेंट होगी आपके एग्ज़ाम की। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि पहला सवाल क्या आएगा। देखिए, पहला सवाल जो बेटा आप लोगों के पास आएगा, वो बेसिकली आएगा आपके पास, जहाँ पे आपको डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसको बेसिकली कोडिंग करके एसपीएसएस पे उसकी फ़ाइल रन करना पड़ेगी। और फिर आप एक डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक का पूरा टेबल जो है वो बनाएंगे और उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। अच्छा, मैं काफ़ी दफ़ा अपनी जो ट्रेनिंग जो है वो बना दे चुका हूँ आप लोगों को। उसमें मैं ये चीज़ जो है वो वाज़े जो है बता चुका हूँ कि जो है वो आप लोगों ने बेसिकली जो सारे काम करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अब आप देखें, यहाँ पे एक फ़ाइल जो है वो बनी हुई है, जो कि मैंने जो है वो आप लोगों के जो है उसी से लेक्चर से जो है वो फ़ाइल ली थी ये वाली। यहाँ पे इस तरीके के एपा टेबल्स आपने बनाने हैं और इस तरह की हेडिंग बनानी है। तो जब आप शुरू करेंगे तो पहली आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स की। उसके बाद जो दूसरी हेडिंग होगी वो होगी डेमोग्राफिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। और फिर आपके पास ज़ाहिर सी बात है, आप ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, इसके बाद फिर आप डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिकली एक जो है और हेडिंग देंगे, जब पहला वाला टेबल आप कर चुके होंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये तो पहला पार्ट है, काफ़ी दफ़ा हम कर चुके हैं, तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट, क्योंकि इसकी वीडियो एक ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ पे बेसिकली जो है वो मैं ऑलरेडी आपको भेज चुका हूँ। अगर आप देखें तो हाउ टू रिपोर्ट डाटा ऑन द एसपीएसएस पे करके। ये पहला सवाल आपका जो है, इसमें आप रिसर्च फ्रेमवर्क बनाएंगे, जो कि जो यहाँ पे बना हुआ है, ये देख लीजिए प्लीज़। और फिर इसकी हाइपोथेसिस आप जो है लिखेंगे। ठीक है, वन टेल और टू टेल में क्या फ़र्क है, ये प्लीज़ सुन लीजिए। ये पहला सवाल होगा, पहले सवाल में ये बोला होगा कि आप जो है रिसर्च फ्रेमवर्क बनाएं। ठीक है, रिसर्च फ्रेमवर्क आप इस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, इस रिसर्च फ्रेमवर्क को ज़रा थोड़ा सा देख लीजिए आप कि आपने किस तरीके से बनाना है। ये हमारे पास जो सोशल मीडिया एंगेजमेंट, परसीव ट्रस्ट, इंफॉर्मेशन क्वालिटी, सोशल इन्फ्लुएंस और इमोशनल अटेंशन है। और देखिए, ये आप वैसे भी अपने असाइनमेंट में कर चुके होंगे और आप बना चुके होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना। तो ये आपको जो है वो बनाने में इतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब इसके जो एरोज़ हैं उनको थोड़ा सा समझ लिए, क्योंकि अभी तक मैंने देखा है कि कुछ बच्चे अभी तक एरोज़ में कंफ्यूज जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास इस वक्त जो है वो रिसर्च फ्रेमवर्क है। तो एग्जाम में आपको ये गिवन होगा कि आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके कौन से हैं, मीडिएटर कौन सा है और मॉडरेटर कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। ठीक है जी, एग्जाम में गिवन होगा। तो ये पहले सवाल का जवाब मैं आपको अब बता रहा हूँ। उधर बोला होगा कि ड्रॉ रिसर्च फ्रेमवर्क, जो भी वेरिएबल्स दिए होंगे उस हिसाब से आप बनाएंगे। अच्छा, इसको बनाने का क्या तरीका है ये थोड़ा सा देख लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पे सोशल मीडिया एंगेजमेंट का आपने एक बॉक्स बनाना है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल अभी। यहाँ पे आप आएंगे इंसर्ट के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास शेप्स हैं। शेप्स के बाद आप यहाँ पे ये जो ए वाला टेक्स्ट बॉक्स है, इसको आपने बेसिकली जो है वो इस तरीके से ड्रैग करके बना देना है। ठीक है जी। और इसके बाद फिर आप यहाँ पे ये बनाते रहेंगे, सो ऑन एंड ऑन। अच्छा जी, अब ये हो गया। क्योंकि ये हो गया, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, वापस ले आते हैं उसी को जो था हमारा सोशल मीडिया एंगेजमेंट। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। अच्छा, ए वाला क्यों सेलेक्ट किया था मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये फिर आपको राइट करने का मौका देगा, वरना आपको एडिट दबा के राइट करना पड़ेगा, तो वो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बेहतर ये आप इसी को करें। अच्छा, बाकी के बॉक्सेस के लिए आई वुड सजेस्ट यू, आपने एक बना लिया, इसको आप जाइए कॉपी कीजिए और फिर पेस्ट कीजिए। और फिर देखें, आप इसको पेस्ट करते रहेंगे तो साइज़ इसका एक ही बनेगा। तो मेक श्योर कि साइज़ आप सबके जो है वो एक ही रखें। और कॉपी पेस्ट इस तरीके से करके आप यहाँ पे जितने करना चाह रहे हैं, जितने आपके बने हुए, आप इनको कर लें। अच्छा, अब एरोज़ की बात कर लेते हैं। एरोज़ के लिए यू हैव टू गेट इनटू शेप्स अगेन। और ये एरोज़ आपको जो है दबाना पड़ेंगे। और अब आप देखिए, ये यहाँ पे आप एरो जो है इस तरीके से बना सकते हैं। और अगेन एरोज़ को भी आप कॉपी करके बार बार पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है जी। तो ये होगा कि ये आपके ये एरोज़ भी बन जाएंगे। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपने डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक करनी है। उसके बारे में मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, वीडियो भी उसकी मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा। जो ज़्यादातर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से बता रहा हूँ कि बेसिकली एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और सेकंड क्वेश्चन आपने किस तरीके से करना है, जिसमें रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और आपकी जो है वो हाइपोथेसिस, डायरेक्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, और आपकी जो है वो मीडिएशन के थ्रू और मॉडरेशन के थ्रू जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। अच्छा जी। तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास मौजूद है, वो ये है कि ये आपने अब रिसर्च फ्रेमवर्क बना लिया। अब इसकी हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे।
अच्छा, अगर एग्जाम में दिया हुआ होगा तो टू टेल या वन टेल, तो ये याद रखिएगा कि टू टेल का मतलब ये है कि बेसिकली आपने डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, और वन टेल का मतलब ये है कि आपने डायरेक्शन दिया हुआ है। अच्छा, इन दोनों के डिफरेंस के लिए ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ हाइपोथेसिस बिटवीन सोशल मीडिया एंगेजमेंट एंड बिहेवियरल इंटेंशन, और आपको ये बनाना भी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है एग्जाम में। तो अभी अगर आप इसको यहाँ पे रिसर्च फ्रेमवर्क को देखें तो यहाँ 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक मीडिएटर है और एक मॉडरेटर है। ये ऊपर वाला जो है मीडिएटर है। अच्छा, मीडिएटर में क्या होता है कि एरोज फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टूवर्ड्स द मीडिएटर जाते हैं, ठीक है, और मीडिएटर से एक एरो आता है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ। और अगर आप बात करें मॉडरेटर की, तो मॉडरेटर की तरफ कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एरो नहीं आता। सिंपली इन बिटवीन द लाइंस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो आपने ड्रॉ की हुई होती हैं, उनके बीच में सिर्फ आप लाइंस जो है मॉडरेटर की बना देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा, वरना इसके आपके जो है ना नंबर कट जाएंगे। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं वन टेल और टू टेल की, या डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल की। डायरेक्शनल मीन होता है वन टेल, मैं आपको बता दूं वन वे है, ठीक है, और टू टेल का मतलब ये होता है कि नॉन डायरेक्शनल, ठीक है जी, और आपका टू वे, ठीक है, इन दोनों के एक ही मायने। अब मैं पहली हाइपोथेसिस बनाता हूं क्योंकि मैं टेस्ट करना चाह रहा हूं। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया एंगेजमेंट एंड बिहेवियरल इंटेंशन। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने पॉजिटिव का वर्ड यूज नहीं किया है, तो ये टू टेल है। अभी हम फाइंड आउट कब करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जब हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है जी। तो इस स्पेसिफिक सिनारियो में यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का जिक्र नहीं हुआ हुआ, तो वहाँ देख लीजिएगा अगर टू टेल बोली हो तो आपको इस किस्म की हाइपोथेसिस बनानी होगी जो यहाँ पे इस टाइम पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब वन वे क्या है? वन वे में आपके पास डायरेक्शन होगा, आपसे वहां बोला जाएगा वन टेल बनाओ, तो फिर आप एक पॉजिटिव या नेगेटिव का वर्ड जो है लगा देंगे। अब ऑल टुगेदर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि भाई इसकी टोटल हाइपोथेसिस कितनी बनेगी। देखिए, इसकी टोटल जो हाइपोथेसिस बनेगी, जो रिसर्च फ्रेमवर्क है जो अभी आपके सामने है स्क्रीन पे, वो बनेगी बेटा आपके पास 15, 5 3 15। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ 15 क्यों बनेंगी। 5 तो ये डायरेक्ट हाइपोथेसिस हैं जो बिहेवियरल इंटेंशन को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है, 5 इसके थ्रू आएंगी एटीट्यूड टूवर्ड्स द बिहेवियर पे, और 5 इसके थ्रू आएंगी, तो 5 5 एंड 5, ठीक है जी। तो ये आपकी हो गई 15 हाइपोथेसिस। अच्छा, अब अगर आप ये चीज़ जानना चाह रहे हैं कि सर मीडिएशन में क्या लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, तो देखिए मीडिएशन के लिए अफेक्ट का वर्ड यूज़ होता है, और मॉडरेशन के लिए जो है वो बेसिकली होता है आपका वर्ड यूज़ इम्पैक्ट का। तो मैं यहाँ पे ये भी आपको थोड़ा सा बना के बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप H5 तक डायरेक्ट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का जो है वो रिलेशनशिप बताएंगे, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जब आप H5 बना चुकेंगे, जब 5 डायरेक्ट बना चुके हैं, तो देन यू विल गो फॉर H6। अब H6 में या आप पहले मॉडरेशन ले लें या आप पहले मॉडरेशन ले लें, ये मीडिएशन ले लें या मॉडरेशन ले लें। मैं पहले मीडिएशन लेता हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ ये वन टेल बना रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल में, देयर इज अ पॉजिटिव and significant mediating effect of attitude towards the behavior बिटवीन, रिलेशनशिप आप हटा देंगे फिलहाल, ठीक है, बिटवीन सोशल मीडिया एंगेजमेंट एंड बिहेवियरल इंटेंशन। अभी आपकी होगी S6, और फिर आप सो ऑन एंड ऑन बनाते रहेंगे, 10 हाइपोथेसिस आपकी हो जाएंगी जब आप मीडिएशन की भी सारी बना लेंगे। 5 डायरेक्ट, 5 थ्रू द एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिहेवियर, ये लैंग्वेज यूज करके। अब यहाँ पॉजिटिव का वर्ड है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्योंकि देखो दोनों में से कोई आपने एक बनानी होंगी, ये दोनों नहीं बनानी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो बनेंगी 15 ही, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं 2 दफा, आपने दो दफा नहीं बनानी है, आपने सवाल देखना है कि वो वन टेल पूछ रहे हैं या टू टेल पूछ रहे हैं, बनेंगी 15, ठीक है, ये बात अपने जहन में याद रखिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देयर इज पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट मीडिएटिंग इफेक्ट। अच्छा, पॉजिटिव का वर्ड हटा दूंगा मैं लिखूंगा देयर इज अ सिग्निफिकेंट मीडिएटिंग इफेक्ट ऑफ एटीट्यूड टूवर्ड्स द बिहेवियर बिटवीन सोशल मीडिया एंगेजमेंट एंड बिहेवियरल इंटेंशन। तो यहाँ देखें पॉजिटिव का और नेगेटिव का वर्ड जो है वो हट चुका है, ठीक है जी। तो इस तरीके से तो आप पहले सवाल में बेटा ये हाइपोथेसिस जो है वो बनाएंगे। इसके बाद डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आप कोडिंग करेंगे, ये पहले ही सवाल का पार्ट होगा, और फिर आप SPSS पे उसको रन करेंगे। उसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। नाउ अब टाइम आता है ये जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है इसको टेस्ट करने का।
ठीक है। और एक और चीज़ अच्छा यहाँ पे हम बता देते हैं, जब आप S6 तक बना चुके होंगे तो फिर आप जब S7, H8, H9 और H10 बना चुके होंगे, क्योंकि ये 5 हैं तो जहरी सी बात है हर किसी का मीडिएटर से आपको बनाना होगा, तो फिर आप H10 पे जाएंगे, H11 पे जाएंगे बल्कि, और फिर आप लिखेंगे आप मॉडरेशन के बारे में। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको जो है कॉपी करेंगे और इसको आप जो है वो पेस्ट कर देंगे इधर। ठीक है। अगेन कॉपी पेस्ट से भी आप काम जो है कर सकते हैं। और अब की दफ़ा मैं एक यहाँ पे टेक्निक ही चलूँगा कि मैं मीडिएटिंग इफेक्ट को जो है यहाँ पे, अच्छा ये शॉर्टकट है, ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, सबको सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं आप अगर मॉडरेशन का कर रहे हैं। मैंने इसको बोला कि भाई मीडिएटिंग इफेक्ट को तुम मॉडरेटिंग इम्पैक्ट में चेंज कर दो। ठीक है। मेक श्योर कर लीजिएगा नीचे टेक्स्ट आपने जो है वो किया हो, इसको आप कर दें रिप्लेस। ठीक है जी। आप ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस विथ किया है अब। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, ये बोलेगा वर्ड फिनिश सर्चिंग फॉर योर सिलेक्शन, कंटिन्यू सर्चिंग, इसको नो कर दें आप, इसको सारी दफ़ा आपने नहीं दबाना है। ठीक है जी। रिप्लेस ऑल आप जब दबाएंगे ये बहुत सारी आपने सेलेक्ट किए हैं। अभी मैंने H11 बनाया है, जहरी सी बात है आपने अगर मीडिएशन ही वालों को कॉपी पेस्ट कर दिया है तो फिर आप उसको रिप्लेस करके मॉडरेटिंग कर दीजिएगा, क्योंकि H15 तक फिर मॉडरेटिंग जाएगा। अब मेक श्योर देख लीजिएगा वहां पे वेरिएबल्स कितने हैं, 4 होंगे तो फिर आपकी 12 हाइपोथेसिस बनेंगी, 6 होंगे तो 18 हाइपोथेसिस बनेंगी। तो ख्याल कीजिएगा इस चीज़ का, ठीक है ना, कि जितनी भी आपकी होंगी सबके थ्रू बनेंगी, मीडिएटर के थ्रू भी, मॉडरेटर के थ्रू भी और डायरेक्ट भी। तो ये यहाँ पे बेटा चेंज हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब इसको आप देखें यहाँ पे, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है। तो ये आपकी जो है अब बनेगी H11 आपने किया। और अगेन मैं वही करूँगा, मैं इसके वर्ड्स रिप्लेस करूँगा। यहाँ पे आए, ये ऑलरेडी हुआ है, रिप्लेस दबा दिया, मॉडरेटिंग ये सेलेक्ट किया इसने, नो कर दूंगा मैं इसको। और ये देखिए ये मॉडरेटिंग इम्पैक्ट आ गया। ठीक है। तो बस सिर्फ मॉडरेटिंग इम्पैक्ट ही बदलना है, बाकी वही मीडिएशन ही वाली लैंग्वेज रहेगी। तो ये तरीका है भाई हाइपोथेसिस बनाने का। ठीक है। ये आप बना देंगे, ये इस तरीके से आपने बनाना है, किस तरह से एरोज बनाते हैं, किस तरह से बॉक्स बनाते हैं, ये मैंने आपको यहाँ जो है वो बता दिया। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ना कुछ वैल्यूज़ दी हुई है मैंने, जिस पे मैंने जब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में लिखा हुआ है। एंड ऑन द टॉप ऑफ डेट आप देखें तो ये भी एक जो है ना वो फाइल है जिस पे मैंने एपा मेथड का जो है तरीका बताया था कि किस तरीके से आपने करना है। तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप जो है ना उसको सही तरीके से जो है देख लें एक दफ़ा। अच्छा जी, अब जब आप ये कर लेंगे इसके बाद अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये 20 नंबर का क्वेश्चन होगा विद डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा जी, इसके बाद अब यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मुझे डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जिस एक्सप्लेनेशन पे जाना है, फॉर एग्जांपल मैं वर्ड पे आ गया। ठीक है। वर्ड मैंने ओपन किया और एक मुझे पैरेलल एक्सेल भी अपने लिए खोलना पड़ेगा। ठीक है जी, एक एक्सेल भी खोल लेते हैं। पहले तो ये 2 फाइल्स आपके पास खुली होनी चाहिए। अच्छा, एग्जाम में ना आपके पास 2 फाइल्स होंगी। ठीक है। एक फाइल आपकी जो होगी वो होगी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालने के लिए, और एक फाइल होगी इसमें वेरिएबल का डाटा होगा। अब वेरिएबल कौन सा, अब ये भी देख लीजिए भाई। जहरी सी बात है आपने जो रिसर्च फ्रेमवर्क एक जो बनाया हुआ है उसका जो क्वेश्चन हैं उसका भी तो कहीं ना कहीं डाटा होगा ना, जो आप सर्वे जो है कलेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो उसके डाटा के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जो ये वाली फाइल में हमने रिसर्च फ्रेमवर्क बनाया बेटा, इसके जहरी सी बात है कुछ क्वेश्चनर्स होंगे जिनके जवाब लोगों ने दिए होंगे, तो वो अलग से फाइल आपके पास जो है वो मौजूद होगी। अब आ जाते हैं यहाँ पे, आते हैं आप 4.0 पे। ये भी थोड़ा सीख लेते हैं। सबसे पहली आपकी हेडिंग होगी जब आप क्वेश्चन नंबर 1 ही स्टार्ट करेंगे, वो है आपकी रिजल्ट एंड फाइंडिंग्स। ठीक है जी। ये पहले भी हम कर चुके हैं। यहाँ पे आप हेडर वगैरह सेट कर दीजिएगा इसका, ताकि आपको बार बार इस पे जो है, इस पे आप ये रखेंगे ब्लैक। यहाँ पे आप आ जाएंगे टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ पे आप इसको कर देंगे 13, क्योंकि मैंने देंगे बोल्ड कर दें, और लाइन स्पेसिंग 6 पॉइंट्स कर दें यहाँ पे आप आफ्टर वाली, और इसको ओके कर दें। ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जहरी सी बात है जो 4.1 देंगे वो है आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी। तो इसको आपने यहाँ पे ये कर दिया। अब इसको कर दें आप हेडिंग नंबर 2। अच्छा, इसके हेडिंग नंबर 2 में आप ब्लैक रखेंगे, बोल्ड रखेंगे, टाइम्स न्यू रोमन रखा आपने, 12 कर दिया। ठीक है जी। और आपने लाइन स्पेसिंग दे दी है। ठीक है जी, ये आ गया यहाँ पे। अब जितनी सब हेडिंग्स हैं, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 4 ही आएगा एग्जाम में,
वो सारी की सारी हेडिंग नंबर 2 में रहेंगी, जितने टेबल्स हैं हेडिंग नंबर 3 में रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप बयाना इसका शुरू करेंगे पहले, और फिर उसके बाद आप टेबल वगैरह कॉपी पेस्ट करेंगे। अच्छा, मैं क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ इसकी, तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन अब यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ सब हेडिंग में ऑफ चैप्टर नंबर 4 की। जब आप डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक का टेबल बना चुके होंगे तो वो टेबल 4.1 होगा, सॉरी वो टेबल 4.2 होगा, क्योंकि पहला जो टेबल होगा वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का होगा। ठीक है, और दूसरा टेबल होगा डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक का। ठीक है, तो टेबल 4.2 होगा, तो हम जाएंगे टेबल 4.3 पे। आपकी जो यहाँ हेडिंग्स डली हुई होंगी वो भी तकरीबन समझ लें होगी आपकी 4.3। 4.3 आपकी जब स्टार्ट होगी बेटा, तो आप सबसे पहली जो हेडिंग देंगे, जो कि आपकी सब हेडिंग होगी, वो आप देंगे यहाँ पे जो है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ठीक है जी, ये सबसे पहली आपकी जो हेडिंग है जो कि आप देंगे। अच्छा, एक बार रखिएगा, क्योंकि अब मैं वीडियो बना रहा हूं, आपने इसमें से कोई भी मिस्टेक करी या कोई भी पॉइंट आपका मिस हुआ, ठीक है, तो आई विल डिडक्ट मार्क्स। अपने जहन में ये चीज़ याद रखिएगा, मुझसे मत पूछिएगा कि मार्क्स कहाँ कटें। ठीक है, आई विल डिडक्ट मार्क्स अगर आप लोगों ने जो है वो क्या नाम है सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो नहीं करे, तो आई विल डिडक्ट मार्क्स। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें करें, यू हैव नो ऑप्शंस। अच्छा जी, तो यहाँ पे रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आपने क्लिक कर दिया। अब आते हैं फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक फाइल है जो बेसिकली वेरिएबल की फाइल है, इसको ओपन करके भी देख लें। आपने इसको ओपन किया, इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मसला कर रहा था सिस्टम, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा अगर इस तरह का मसला हो तो। फिर अब एक्सेल फाइल एक और खोल लेते हैं। अच्छा, ये एक्सेल फाइल मैंने इसलिए एम्प्टी खोली है क्योंकि इस पर मैं ना वर्किंग करूँगा। वर्किंग क्या करूँगा वो भी आपको मैं थोड़ी देर में सिखाता हूँ। अच्छा बेटा, अब आप यहाँ पे देखें तो ये है सोशल मीडिया एंगेजमेंट के 3 जो है वो आइटम्स। अच्छा, ये कहाँ से आए? जैसी बात है, ये रिसर्च फ्रेमवर्क जो हमने बनाया था ये सोशल मीडिया एंगेजमेंट का, ये इसके आंसर्स हैं जो लोगों ने दिए हैं। तो यहाँ पे 1 मीन्स होगा स्ट्रांगली एग्री, 2 मीन्स होगा एग्री, 3 मीन्स होगा न्यूट्रल, 4 मीन्स होगा डिसएग्री, और 5th मीन होगा स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों ने यहाँ पे जो है वो जवाब दिए हैं। अब इसको सबसे पहले जो चीज़ चेक की जाती है रिसर्च में वो होती है आपकी रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ एनी कंस्ट्रक्ट। नाउ what you have to do is that you have to import this data into the SPSS, and for that आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है वो IBM 27 खोलना है। मेक श्योर कर लीजिएगा कि IBM 27 आपके पास हो। ठीक है जी, और हेज आपने इसमें इंस्टॉल किया हो। ठीक है, हेज का डाटा ऑलरेडी मैं आपको भेज चुका हूँ, आपके पास व्हाट्सएप पे मौजूद है। मेक श्योर कर लीजिए जो आपके पीसीज होंगे उसमें हेज ऑलरेडी इंस्टॉल पहले से होगा। अगर नहीं होगा तो LMS पे ये अवेलेबल है, LMS पे नहीं है तो व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरीके का एक डाटा ओपन हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिएगा, इस पर काम नहीं करना है अभी फिलहाल। अब आप यहाँ आएंगे, इसको आपने इस तरफ कर दिया। 2 तरीके हैं डाटा जो है वो आपको जो है वो इम्पोर्ट करने के। पहला तरीका ये है, इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं, इस डाटा को यहाँ से उठा के इस जगह पे ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, ये वही डाटा है जो फाइल आपके पास मैंने दी हुई होगी। थोड़ी देर लगाएगा, थोड़ी देर बाद ही इस तरह की एक विंडो आपके सामने अपेयर हो जाएगी। इधर है, आपने इसको ओके कर देना है। ठीक है, तो ये डाटा सारे का सारा इस पे उतर कर आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये डाटा शीट आपके पास आ रही होगी। अच्छा, एक तरीका ये है। ठीक है, अब मैं दूसरा तरीका आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप बेसिकली इसको इंपोर्ट करें फ्रॉम द फाइल ऑप्शन। ठीक है जी, तो IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स 27 आपने खोला अगेन। ठीक है जी, अच्छा, तो इस पे यहाँ पे आप आए और आपने फाइल को क्लिक किया, आपने ओपन दबाया, और फिर आपने जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट डाटा के ऊपर बल्कि आपने क्लिक करना है, और आपने एक्सेल को जो है वो क्लिक करना है इंपोर्ट डाटा के बाद। और यहाँ पे आपने सबसे पहले ये डाटा, यहाँ पे यही वाली ये फाइल थी, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और अब ये ज़हरी सी बात है वैसे ही दोबारा से आ जाएगा। 2 तरीके हैं इसको इंपोर्ट करने के। तो ये यहाँ पे आपने इसको ओके कर दिया। ठीक है, तो अब ये आपने जब ओके कर दिया है तो इसके बाद अब यहाँ पे ये वेरिएबल्स का डाटा आपके पास आ गया है। ये वो रिप्लाईज हैं जो कि लोगों ने आपके जो कंस्ट्रक्ट थे इस तरह PT1 PT2 आप देख रहे हैं,
तो ये भी इट इज ड्राइव फ्रॉम दिस परसीव ट्रस्ट। परसीव ट्रस्ट के क्वेश्चन थे, 3 आइटम्स थे इसके, ठीक है जी, एक कंस्ट्रक्ट के 3 आइटम्स थे। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि आप 3 एसेस की कोशिश पढ़ रहे हैं तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्ट्स एंड आइटम। सो सोशल मीडिया एंगेजमेंट इज आवर कंस्ट्रक्ट एंड SME1, SME2, SME3 इज इट्स आइटम्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या चीज चेक करनी है बेटा, सबसे पहले हमने जो काम करना है वही करना है कि हमने रिलायबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्ट्स जो है वो चेक करनी है। एक बात याद रखिएगा, जब कोई भी आइटम रिलायबल नहीं होगा या कोई भी कंस्ट्रक्ट रिलायबल नहीं होगा, आपकी रिसर्च वहीं रुक जाएगी। एंड दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0.7। आई एम रिपीटिंग इट, reliability of the construct should be greater than 0.7, which shows that the reliability of the construct has been established. Now moving on to the analysis, तो यहाँ पे अब आप आ जाते हैं, एनालाइज दबाते हैं, स्केल में जाते हैं आप, और आप रिलायबिलिटी एनालिसिस जो है सबसे पहले दबाते हैं। अब ये मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, जो 20 नंबर का है, वो शुरुआत उसकी कहाँ से होगी? शुरुआत उसकी होगी रिलायबिलिटी एनालिसिस से, जब आप डाटा को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 सबको देखने की कोशिश करते हैं। पहले इन 3 को सेलेक्ट कर लेते हैं, आइटम्स को यहाँ ले लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये बात रखिएगा, स्केल इफ आइटम डिलीटेड जो है लगाना ज़रूरी है, ठीक है, ये आपने लगा दिया, और यहाँ पे आपने आइटम को भी जो है क्लिक कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे बाकी की सारी चीज़ों को छूने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ऑल इज़ वेल। तो यहाँ पे कंटिन्यू दबा के आपने इसको ओके दबा देना है, ठीक है जी। अब आपने ओके दबाया, ओके आप देखें तो यहाँ पे जो ओवरऑल क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू आ रही है, ये जो रिलायबिलिटी स्टेटिक्स वाली है, ये आ रही है 0.707, ठीक है जी। इसका मतलब ये डाटा जो यहाँ पे आया है, जो इसकी रिलायबिलिटी आई है, वो 700 से ज़्यादा है, ठीक है जी। तो 700 से ज़्यादा का मतलब ये हो गया कि बेसिकली इस कंस्ट्रक्ट में कोई भी मसला नहीं है और ये रिलायबल टू टेस्ट है। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप देखें तो इसके 3 आइटम्स हैं, SME1, SME2, SME3। अब ये क्या बोल रहा है, क्रॉनबेक अल्फा आइटम इफ डिलीटेड क्यों रखा था मैंने? ये मुझे ये बोल रहा है कि अगर तुम आइटम नंबर 1 डिलीट कर देते हो, मतलब SME1 को डिलीट कर देते हो, तो तुम्हारा क्रॉनबेक अल्फा मजीद बेहतर हो जाएगा, ठीक है जी। तो तुम इसको अगर डिलीट कर दोगे, ये बोल रहा है, तो तुम्हारा क्रॉनबेक अल्फा जो यहाँ आ रहा है 0.707, इस आइटम को डिलीट करने के बाद ये 0.725 हो जाएगा, ठीक है जी। अब आइए इसको टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ एनालाइज में जाते हैं, ठीक है जी, दोबारा से इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ स्केल में आते हैं, स्केल में आने के बाद रिलायबिलिटी एनालिसिस में आते हैं, और 1 को यहाँ से हटा देते हैं, फिलहाल इन दोनों को रखते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, मिनिमम आपने 2 रखने, एक पे काम नहीं चलेगा, मिनिमम 2 आपने रखने। अब आपने इसको ओके दबा देते हैं। अब आप देखिए, अब आपका क्रॉनबेक अल्फा हो गया, देखिए यहाँ पे 0.725 जो वो बता रहा था, ठीक है जी। तो अब देखें यहाँ पे इसने क्रॉनबेक अल्फा इफ आइटम डिलीटेड वाला ऑप्शन भी नहीं दिया, अगर आप गौर से देखें, क्योंकि 2 तो मिनिमम होने ही चाहिए, ठीक है जी, इस वजह से। तो अब आप जहरी सी बात है, अब आपका टाइम है कि आप इसको अब रिपोर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं क्योंकि देखें, आप आइटम जब तक बेटा डिलीट नहीं करेंगे, जब तक जो है ना आपकी ओवरऑल रिलायबिलिटी यहाँ पे 0.7 से कम ना आ रही हो, तो मैं फिलहाल फिर इसको वापस ले आता हूँ, क्योंकि वो 707 उसके साथ भी आ रही थी, तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये जो है वो किया था। अच्छा जी, इसको ओके कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए जी, अब ये दोबारा आ गया है, 707 है। अब आप क्या करें, इसको यहाँ से कॉपी करें, ठीक है, एंड पेस्ट इट ओवर हेयर। अच्छा, पेस्ट जब आप, अब ये एक्सेल की वर्किंग शीट है मेरी ना, इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। रिलायबिलिटी स्ट्रेटेजी क्रॉनबेक नंबर ऑफ अल्फा ये है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या है कि यहाँ पे SME लाजमी लिख दीजिएगा, ताकि पता चल जाए कि आपने इसका क्रॉनबेक अल्फा जो है वो किया है। और यहाँ पे अपनी याद दहानी के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप रिलायबिलिटी भी लिख लीजिएगा अपनी याद दहानी के लिए, और ये वर्किंग शीट आपने मुझे जो है वो देनी है, ठीक है, मतलब ये आपको मुझे देनी होगी। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे आपने ऐसे में लिख दिया। अब आ जाते हैं दूसरे वेरिएबल की तरफ। अब दूसरा वेरिएबल भी भाई ऐसे ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं 2 यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, 3 बल्कि करके दिखाऊंगा ताकि टेबल आपको बनाना आ जाए, ठीक है जी। अब यहाँ पे आए, स्केल पे गए, स्केल पे रिलायबिलिटी एनालिसिस आपने किया। अब इन तीनों को जो है ना आपने वो यहाँ पे कर दिया। अब मैं PT को करता हूँ, PT1, PT2, PT3, PT4, इसको यहाँ मैंने कर दिया। अच्छा, यहाँ पे बार बार सेटिंग्स छूने की जरूरत नहीं है, ये एक दफ़ा सेट हो गई तो सेट हो गई, जब तक कि आप दोबारा SPSS नहीं खोलते। अब इसकी देख लेते हैं रिलायबिलिटी। अच्छा जी, अब मेरे पास जो क्रॉनबेक अल्फा आ रहा है बेटा, वो आ रहा है 0.522, और आइटम्स है मेरे पास 4।
नाउ द प्रॉब्लम इज दिस कि 0.522 का तो मतलब ये है कि रिलायबल ही नहीं है। तो जहरी सी बात है, मैं अगर इसको करने लगा तो ये तो काम हो जाएगा ख़राब, ठीक है। लेकिन आइटम ऑफ डिलीटेड के ऑप्शन ने हमें बता दिया है कि अगर हम PT4 को डिलीट कर देंगे तो हमारा क्रॉनबेक अल्फा 0.766 हो जाएगा। तो अभी तो ये चारों में रख ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी वजह ये कि ये 0.7 से कम है क्रॉनबेक अल्फा। तो मैं इस चौथे को अब डिलीट करूंगा ताकि मेरा क्रॉनबेक अल्फा अच्छा हो। तो अब मैं दोबारा जाऊंगा एनालाइज में, स्केल पे जाऊंगा, रिलायबिलिटी एनालिसिस दबाऊंगा और चौथे नंबर को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि बिकॉज दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो मैं PT4 को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। PT4 को मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मैं दोबारा से ओके दबाता हूँ। अब आप देखिए बेटा, क्रॉनबेक अल्फा आपका हो गया 0.766, ठीक है जी। तो अब मेरी जो आइटम की रिलायबिलिटी है वो बढ़ गई है, और यहाँ पे बता रहा है कि अगर PT1 अगर मैं फर्दर जो है वो डिलीट कर दूंगा तो ये 0.811 हो जाएगी और मज़ीद बेहतर हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मेरी 700 से ज़्यादा आ रही है, आई विल कीप इट, बट आई हैव टू रिपोर्ट इट इन माई रिजल्ट। अब मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ इसको मैं अगेन दोबारा से पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के लिए अगेन आई विल गो फॉर दिस वन। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि ऊपर एक दफ़ा हेडर आप दे चुके हैं, दूसरी दफ़ा आपको हेडर देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसको डिलीट कर दें, ठीक है। मैंने इसकी वैल्यूज़ ऊपर ले ली, मुझे इसकी अब ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैं लिखूँगा परसीव्ड ट्रस्ट PT, ठीक है जी। अब ये आपके दो कंस्ट्रक्ट के क्रॉनबेक अल्फा आ गए। अच्छा जी, अब यहाँ पे याद रखिएगा कि आपने आइटम नंबर 4 डिलीट किया था, बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल इन योर वर्ड फाइल, ठीक है जी। ये बात अपने जहन में याद रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब आ जाते हैं तीसरे के ऊपर, और फिर इसको हम जो है रिपोर्ट करेंगे। आप ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि जितने भी हो सबको रिपोर्ट करना है आपने। मैं यहाँ पे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इस वजह से सबको नहीं करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे आया, ये आपने हटा दिया, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे आप आते हैं IQ के ऊपर आ जाते हैं 2 3, यहाँ पे आप आए, इसको ओके कर देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसका तो माशाल्लाह से पहले ही सही आ रहा है, ये 0.816 है, तो इसको तो छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको कॉपी कर दें एंड देन पेस्ट इट ओवर हेयर, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, नंबर ऑफ आइटम 3 हो गया। ये आपका IQ है, इसका नाम था, अगर आप देखें रिसर्च फ्रेमवर्क आपने बनाया होगा, दिस इज़ इंफॉर्मेशन क्वालिटी, ठीक है जी। तो इसको जो है इंफॉर्मेशन क्वालिटी को आपने यहाँ कर दिया। अब आप अपने सारों के जब कर लेंगे रिलायबिलिटी, क्योंकि आपकी तकरीबन अगर फॉर एन एग्जांपल आपके 15 वेरिएबल्स हैं, तो 15 दफ़ा आपको ये चीज़ करना पड़ेगी, 15 दफ़ा आपको रिलायबिलिटी चेक करना पड़ेगी। 6 अगर आपके जो है वो कंस्ट्रक्ट जो हैं वो 13 हैं, 12 हैं, उस हिसाब से आप करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास इस वक्त जो वेरिएबल्स इस वाले में मौजूद हैं वो हैं 5, 6, 7 और 8। तो 8 रिलायबिलिटी कंस्ट्रक्ट्स की आप निकालेंगे इसके अंदर। मैंने अभी सिर्फ 3 निकाली। उसकी वजह यह है कि बेसिकली मेरे पास इस वक्त ज़हरी सी बात है, एक तो स्पेस कम है, मैं अगर बहुत बड़ी बनाऊंगा वीडियो तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपने कंट्रोल अब C करना है, कंट्रोल C। और यहाँ बेटा आपने अब जो करना है, ये ज़रा थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ आपने इसको जब पेस्ट करना है, ठीक है, तो आपने ये वाला पेस्ट करना है जो ब्रश वाला है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो ये एरो आ रहा होगा नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ वाला, इसको क्लिक करके आपने ऑटो फिट टू विंडो कर देना है, ठीक है जी। और ऊपर वाली लाइन पे आपने ये जो ये बॉक्स आ रहा है ऊपर बॉर्डर वाला, इसको क्लिक करना है, पहले नीचे वाले को फिर ऊपर वाले को, और बॉटम लाइन पे एक करना है आपने, ठीक है जी। अच्छा, ये अगर आपने नहीं किया इसके भी नंबर कटेंगे। देन ये वाले सेलेक्ट कर लें, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे यूँ मिडिल में कर दें, इधर सेंटर अलाइन, कंट्रोल E दबा के भी कर सकते हैं आप। और यहाँ लिख दें वेरिएबल्स, ठीक है, यहाँ लिख दें वेरिएबल्स। अच्छा जी, ये आपका हो गया। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस कि इसकी एक्सप्लेनेशन आप, इससे पहले कि आप इसको हेडर दें, मेक श्योर कर लें कि आप इसकी पहले एक्सप्लेनेशन लिखें। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या है, द वैल्यू ऑफ SME, ठीक है, PT and IQ are greater than 0.7, that shows
the reliability of the constructs in this research has been established। अच्छा जी, अब ये आपने लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ये लिखने के बाद एक बात याद आपने रखनी है, वो ये है कि however to get the higher Cronbach alpha value of PT, item number 4 has been deleted for the better internal consistency of the construct, और वेरिएबल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कंस्ट्रक्ट भी लिख सकते हैं और वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है। आप जितने भी आइटम डिलीट किए होंगे याद रखिएगा, वो यहाँ पे आप जो है वो मेंशन करेंगे। तो ये तो बेटा आपका हो गया यहाँ पे जो है वो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, इसके बाद अब आगे आ जाते हैं। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आपने लिखा है, तो रिलायबिलिटी तो आपने यहाँ रिपोर्ट कर दी। अब आती है बात आपकी जो है वो वैलिडिटी, ठीक है जी। अच्छा, वैलिडिटी के लिए यहाँ पे एक बार रखिएगा, इसको आपने देना है टेबल 4.3 कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और, अब इसको मैं जो है ना हेडिंग नंबर 3 दूंगा, ठीक है। मॉडिफाई टाइम्स न्यू रोमन 12 के बजाय इसको चले 11 कर देते हैं, ताकि टेबल थोड़ा सा ज़रा अलग से दिखे, ठीक है। 12 भी रख सकते हैं आप, वैसे 11 कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे आपने जो स्पेसिंग रखनी है वो ये रखनी है, इसको ओके कर दें आप, ठीक है जी। और यहाँ पे अब इसको आप जो है वो हेडिंग 3 कर दें। ये लीजिए, ये यहाँ आ गया टेबल 4.3। अच्छा, अब इसको बेहतर ये होगा कि आप यहाँ पे टेबल नंबर भी दे दें, इन टेबल 4.3, ठीक है। तो ये रेफरेंस भी हो जाएगी और ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। अच्छा जी, इसके बाद अब आप आ जाइए वैलिडिटी के ऊपर। वैलिडिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वैलिडिटी के लिए आपको बेटा अब ये करना पड़ेगा कि यू हैव टू गेट इनटू एनालाइज, ठीक है, एंड देन यू हैव टू प्रेस दिस रिग्रेशन, बल्कि रिग्रेशन नहीं दबाना है आपने, डायमेंशन रिडक्शन दबाना है, ठीक है। डायमेंशन रिडक्शन पे आप आएंगे, देन यू हैव टू प्रेस दिस फैक्टर, और फैक्टर में सबसे पहले हम जो है वैलिडिटी चेक करते हैं एसएमई 1, एसएमई 2, एसएमई 3 की। अच्छा, ये इन सब को भी एक साथ आप टेस्ट कर सकते हैं, इसका ये फ़ायदा है, ठीक है जी। लेकिन अभी फ़िलहाल 1 बाय 1 करते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, इस एरो को दबाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा, डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, और यहाँ पे आपने जो है वो KMON बार्लेट टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी जो है इसको क्लिक कर देना है, कंटिन्यू दबा दीजिए, एक्सट्रैक्शन पे जाइए, और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग जो है इसको क्लिक जो है करना है, ठीक है जी। और बाकी यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें आपकी जो है वो सही आ रही हैं, ठीक है। अभी किसी भी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना है इसमें से। रोटेशन में आपने प्रो मैक्स जो है वो दबाना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रो मैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसके बाद आपने स्कोर्स पे जाएंगे, तो डिस्प्ले फैक्टर स्कोर कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लाजमी क्लिक कीजिएगा, ठीक है। कंटिन्यू कर दें, फिर ऑप्शंस में जाते हैं, तो यहाँ पे आपने किसी भी चीज़ को बेसिकली ये क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, और आप ओके को जो है वो दबा दें। आप जैसे ही ओके दबाएंगे, यहाँ पे आपके पास जो है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास सारे के सारे जवाबात जो है वो आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे लेना आपने जो है वो क्या चीज़ है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस चीज़ को बेसिकली लेंगे जिससे आप जो है वो निकाल सकें अपनी जो आपकी वैलिडिटी है, ठीक है जी। तो वैलिडिटी निकालने के लिए यहाँ पे आप अगर देखें तो ये जो फैक्टर मैट्रिक्स आपने निकाला है, ये वाला टेबल आप जो है वो बेसिकली जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ये फैक्टर मैट्रिक्स का आपके पास यहाँ पे आ रहा है, इसको आप जो है वो बेसिकली लेंगे और फिर इसको आप एक्सेल फाइल पे जो है वो करने की कोशिश करेंगे। तो पहले यहाँ पे आप अगर देखें, चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ, ये जो मेरा ये वाला टेबल है इसको कॉपी करूँगा मैं, ठीक है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे दूसरा कॉलम बना लेता हूँ ताकि गिच पिच ना हो। इसको मैं वैलिडिटी का दे देता हूँ कॉलम, ठीक है। इसको वैलिडिटी का दे दिया कॉलम, यहाँ उठा के इसको मैं अब करूँगा पेस्ट।
अच्छा, सबसे पहला काम आपने ये करना है, क्योंकि आप एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड कर रहे हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के इन सबको पहले आपने जो है वो प्लस लेना है। या इसका तरीका एक और जो है वो ये भी है कि आप पहले इसका मीन निकाल के फिर करें, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप इस तरीके से इसको करें। ठीक है, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आपने प्लस कर दिया इसको, ठीक है, और आपको इसको फिर ब्रैकेट में यहाँ पे ठीक है, और इसको डिवाइडेड बाय आपने जो है वो 3 कर देना है। अच्छा, ये आ रहा है 0.679। ठीक है जी, 0.679 जो है ये वैल्यू आ रही है अगर आप देखें तो। अच्छा जी, तो 0.679 आपके पास यहाँ पे ही आ रही है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये वाली जो है ये वैलिडिटी हो गई है। अब यहाँ पे आप लिख देंगे SME, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे आप कन्वर्जन वैलिडिटी। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद आप अब दूसरे का करेंगे, ऑब्वियस सी बात। तो यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि आपने जो वैल्यूज़ उठानी है वो उठानी है फैक्टर मैट्रिक्स वाली। अब इसको एनालाइज करते हैं दोबारा से, डायमेंशन रिडक्शन फैक्टर में जाते हैं, ठीक है, और इसको अगेन फिर हम यहाँ पे दबाते हैं PT1 PT2 PT3, और बाकी सारी सेटिंग रहने दीजिएगा वही अब आप एक दफ़ा कर चुके हैं, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं तो फैक्टर मैट्रिक्स अब फिर ये आ गया, तो ये यहाँ पे आप फिर गए, कॉपी किया आपने, ठीक है, और इधर अगेन आपने जो है पेस्ट कर दिया। अच्छा, पेस्ट करा आपने, उसके बाद यहाँ पे आप अगर देखें, अच्छा ये ख्याल करिएगा, आप देखिए मैंने नीचे किया तो ये वैल्यू यहाँ से मिट गई, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आप इसको या तो नीचे करें या ऊपर करें, देख लीजिएगा कहाँ जहाँ पे जगह हो वहाँ पे कीजिएगा, वरना नीचे की वैल्यूज़ मिटना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, इस पर वर्किंग यहाँ पे। अच्छा, अब इसके बाद ये है PT, तो यहाँ पे भी हम वर्किंग कर सकते हैं। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसको आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट डाल दिया और अगेन यू डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप डिस्क्रिमिनेंट अपना जब आप कन्वर्जन वैलिडिटी कर रहे हो तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि कन्वर्जन वैलिडिटी करते वक्त जो है ना आप रिलायबिलिटी पहले से निकाल चुके हो, क्योंकि कुछ आइटम डिलीट भी करना पड़ते हैं, तो फिर वो ज़हरी सी बातें मसला करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता वैलिडिटी नहीं आ रही होगी तो यू हैव टू मेक श्योर कि हो सकता है आपको वापस जाके आइटम्स डिलीट करना पड़े और दोबारा से क्रोनबेक अल्फा को देखना पड़े। ठीक है, तो देख लीजिएगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। तो ये देख लीजिएगा कि अगर वैलिडिटी नहीं आ रही किसी कंस्ट्रक्ट की, तो ये देख लीजिएगा कि क्या जो उसने हमें आइटम इफ डिलीटेड का ऑप्शन दिया था, क्या उसको डिलीट करके वैलिडिटी आ रही है। तो अभी तक तो वैलिडिटी यहाँ पे जो है ऑल फाइन है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं 3 का करूँगा, तो एनालाइज पे जाते हैं, फिर हम डायमेंशन रिडक्शन पे जाते हैं, फैक्टर को दबाते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है वो अब अच्छा मैंने यहाँ पे PT4 नहीं लिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है PT4 को हम डिलीट कर चुके हैं, तो मैं दोबारा से उसको क्यों लूँगा। ठीक है, फिर IQ3 पे आ जाते हैं, इसको ओके दबाते हैं। IQ3 में यहाँ पे ये आ गया सारे का सारा। ठीक है जी, इसको कॉपी कर लेते हैं, नाउ पेस्ट इट ओवर हेयर। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए आप, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे वही फार्मूला जो है लगाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा है IQ, ठीक है, तो IQ हमने जो है यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया, और यहाँ पे अगेन वही मैं करूँगा, पहले इसको क्लिक करता हूँ, फिर मैं प्लस कर देता हूँ, फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ, फिर मैं प्लस दबाता हूँ, फिर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे इसको अगेन डिवाइडेड बाय जो है वो 3 कर देता हूँ। अच्छा जी, 0.786। अच्छा जी, अच्छा एक इसको करने का और शॉर्टकट है, अगर आप लोग जो है करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने अभी मीन का जो है फॉर्मूला लगाया है। अगर आप टाइम बचाना चाह रहे हैं, दूसरा तरीका आपके पास, ये आप इज इक्वल टू लगाएं मीन, इधर मीन तो आएगा नहीं, मीन का होगा नहीं, तो एवरेज कर लें। एवरेज का लेने के बाद आप ये करें कि यहाँ पे जो भी आपके आइटम्स हो ना, इनको इस तरीके से ड्रैग कर लें। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं SME का जानना चाहता हूँ, तो ये 0.67 है ना, SME का डाटा इधर पड़ा हुआ है, इसको मैं कर लेता हूँ ड्रैग। अब ये देखें, ये और ये वैल्यूज़ दोनों एक ही हैं, तो ये दोनों ऑप्शन हैं, ये दोनों यू कैन यूटिलाइज। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है वो आप इस पे जो है वो करेंगे। इसके बाद अब इसको रिपोर्ट करने का टाइम आ गया है, सारे एक लिस्ट में।
तो अब आ जाते हैं, कॉपी करके इसको आपने पेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। अगेन तो पेस्ट जब करिएगा तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग वाला करें अगेन। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हम जो है वो इस तरीके से कर लेते हैं, यहाँ इसको हम जो है सेंटर अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। और फिर अब इसको हम यहाँ पे वही तरीका जो ऊपर किया था वही अब हम जो है वो नीचे कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, पहले इससे पहले हेडिंग दें, इससे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। अभी मेरे पास 3 आइटम आ रहे हैं, ठीक है। द कन्वर्जेंट वैलिडिटी ऑफ द कंस्ट्रक्ट्स हैज़ बीन established as all the values are greater than 0.5। अच्छा, कन्वर्जन वैलिडिटी के लिए वैल्यू जो है वो 0.5 से ऊपर होनी चाहिए। 0.7 का इसका क्राइटेरिया नहीं है, 0.5 का क्राइटेरिया है। तो 0.5 से ये तीनों ऊपर आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा ऑल द वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0.5, हेंस द कन्वर्जन validity of the constructs in this study has been established। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि किसकी ज़्यादा आ रही है, किसकी कम आ रही है, तो ये भी आप बता सकते हैं, ये आपकी कॉल है, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे अब आप इसको दे दें टेबल, थोड़ा सा करीब कर लेते हैं, टेबल 4.4 कन्वर्जेंट वैलिडिटी, ठीक है जी। और इसको आप दे दें हम हेडिंग नंबर 3। अच्छा, मेक श्योर कर लीजिएगा ये जो हम हेडिंग बनाते चले आ रहे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें पहले वाला पेज जो है ना ये ऊपर खाली छोड़ना है आपने। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। ये मैंने देखें कट कर दिया है यहाँ पे, अब मैं इसको नीचे ले आ रहा हूँ, ठीक है जी। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि ऊपर हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये लिए यहाँ पेस्ट हो गया, ठीक है जी। और अब यहाँ पे मैं टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो बनाऊंगा। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए आई हैव टू गेट इनटू रेफरेंसेस, टेबल ऑफ कंटेंट। अब कोई सा भी इनमें से टेबल सेलेक्ट कर लें, ये देखिए ये इस तरीके से होना चाहिए एग्जाम में ना, ठीक है। मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये मेन हेडिंग है, ये इसकी सब हेडिंग है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधा कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी पे ले जाएगा इस तरीके से। दिस इज आई वांट इन एग्जाम, ठीक है। मेक श्योर ये हो उसके अंदर, ठीक है जी। तो अब ये कन्वर्जन वैलिडिटी भी यहाँ पे एक्सप्लेन हो गई। इसके बाद आप जो है वो बेसिकली अब बनाएंगे बेटा यहाँ पे डायरेक्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो है वो आप बनाएंगे। तो ये यहाँ पे आप लिखेंगे 4.4, ठीक है, डायरेक्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अच्छा, अब ये कौन सी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, ठीक है। सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट भी करते चले, ठीक है। हेडिंग 2 है ये, ठीक है। ये बेसिकली अगर आप देखें तो वो डायरेक्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग अब हो रही है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये जो आपने यहाँ रिसर्च फ्रेम बना के ये हाइपोथेसिस बनाई थी ना, इसको टेस्ट करना है। आपने ये बोला था टू टेल वाले में देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया एंगेजमेंट एंड बिहेवियरल इंटेंशन। तो अब ये कैसे चेक होगा भाई, ये तो आपने बता दिया था। अब ये होगा SPSS के थ्रू टेस्ट, जब लोगों का रिप्लाई आ जाएगा। और लोगों का रिप्लाई आ चुका है, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास डाटा मौजूद है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अब ये काम करने के लिए ट्रांसफॉर्म के अंदर, ठीक है जी। ट्रांसफॉर्म में जाके आपने कंप्यूट वेरिएबल को क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो टारगेट वेरिएबल है वो है SME1, SME2, SME3, मतलब सोशल मीडिया एंगेजमेंट। यहाँ पे आप पूरा सोशल मीडिया एंगेजमेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड वर्ड्स लिखने की गुंजाइश मौजूद है। तो मैं इसको सिर्फ SME कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू मीन, ब्रैकेट ओपन करूंगा, इसको क्लिक करूंगा और मैं इसको यहाँ पे ले आऊंगा ये एरो दबाने के बाद। देन आई विल प्रेस कॉमा, अगेन आई विल गो फॉर SME2, और फिर अगेन आई विल गो फॉर SME3, ठीक है जी। और इसका मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अच्छा जी, ये पहले वाले का मैंने जो है वो कंप्यूट कर लिया। बेसिकली हम वेरिएबल्स को एक साथ कंप्यूट कर रहे हैं ताकि हम इसको एनालाइज कर सकें। अब यहाँ पे मैंने इसको कर दिया बेटा ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बोल रहा है द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स फाउंड इन इनवैलिड, चेक द एक्सप्रेशन ऑफ ओमिटेड और एक्स्ट्रा ऑपरेंड्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है बेसिकली अगर आप देखें तो वैसे तो सारी चीज़ें सही आ रही हैं। मैं इसको ज़रा देख लेता हूँ, मसला कर रहा होता है। अच्छा जी, अभी भी यही मसला कर रहा है ये।
अच्छा, इज इक्वल टू का साइन जो है वो आपने बेसिकली नहीं लगाना है, ठीक है जी। अच्छा, अब हुआ क्या है बेसिकली इस वक्त, अब आप अपने डेटा पे वापस जाइए जो कि आपने SPSS पे जो है वो अपलोड किया हुआ था, उसके ऊपर जाके आपको पता चलेगा कि असल में हमने इस वक्त किया क्या है, ठीक है। ये हमारा डाटा था SPSS का। आप इधर आइए, ये देखिए, ये ऐसे भी जो है यहाँ पे ये एक बनकर आ गया है आपकी डाटा शीट के अंदर, ठीक है। ये डाटा शीट के अंदर आपकी बन के जो है वो आ गया। अच्छा, अभी ये एक ही वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है हमने क्या हाइपोथेसिस क्रिएट करी है, हमने ये करी है देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया एंगेजमेंट एंड बिहेवियरल इंटेंशन। तो जाहिर सी बात है बिहेवियरल इंटेंशन का भी हमें चाहिए होगा कंप्यूट। तो यहाँ पे आप आएंगे, ट्रांसफॉर्म में आके कंप्यूट वेरिएबल करेंगे, और अब की दफ़ा हम जो है ना PTV1 को लेते हैं, PT1 PT को कर देते हैं क्लिक, ठीक है। अब की दफ़ा हम यहाँ पे इसके वेरिएबल्स को जो है वो लेंगे, PT1, PT2 एंड देन वी हैव PT3। 4 तो मैंने लिया नहीं था तो यहाँ पे भी मैं लूँगा नहीं क्योंकि वो मैं डिलीट कर चुका हूँ। अच्छा जी, इसको भी मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब ये भी मेरा आप देखिएगा यहाँ पे बन के आ चुका होगा, ठीक है जी। ये देखिए, ये भी यहाँ बनकर आ गए उस्ताद मोहतरम। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ट्रांसफॉर्म कंप्यूट, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने इसको हटाया, IQ1, IQ2, IQ3। अभी फ़िलहाल मैं 3 कर रहा हूँ, लेकिन आपने ज़ाहिर सी बात है सारे करने होंगे, तो मेक श्योर कि आप सारे करें। मैं 3 कर रहा हूँ और फिर मैं एक डिपेंडेंट करूँगा, एक मीडिएटर का करूँगा, एक मॉडरेटर का करूँगा, ताकि आपको सारे टेस्ट जो है वो बता सकूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। अच्छा, अब ये बोल रहा है यहाँ पे एग्जिस्टिंग वेरिएबल है। अच्छा, मैंने इसको IQ नहीं किया दे रहा है। अब मैं इसको IQ कर देता हूँ तो ये यहाँ पे ये भी बनकर आपके सामने आ गया है। ये देखिए, ये यहाँ पे IQ भी आ गया। अब डिपेंडेंट वेरिएबल को करेंगे। जब आप सारे इंडिपेंडेंट कर चुके होंगे तो फिर टाइम आएगा कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल को करें। तो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा BI विच इज़ बिहेवियरल इंटेंशन। अच्छा जी, BI को करने के लिए अब हम ये करेंगे कि हम जो है वो BI1, BI2, BI3, BI4, BI5 and we have BI6 and BI7, ठीक है जी। अच्छा, एक बात रखिएगा, आप इस स्टेज पे जब आएंगे जब आप रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, आइटम्स ऑलरेडी अगर कोई डिलीट करने होंगे कर चुके होंगे, तो फिर इस स्टेज पे आप जो है वो ज़ाहिर सी बातें आएंगे। तो ये आपका हो गया जनाब आली डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, इसके बाद अगेन अब मेरे पास जो मेरे वो हैं अपना एटीट्यूड टूवर्ड्स द वो मीडिएटिंग वेरिएबल है, तो अब मैं मीडिएटिंग वेरिएबल का करूँगा, ठीक है जी। तो मीडिएटिंग वेरिएबल के लिए मैं अगेन वही चीज़ करूँगा जो पहले करता आ रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, अगर आप रिलायबिलिटी से कोई आइटम डिलीट कर चुके हैं तो वो यहाँ पे आप कंप्यूट मत करिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने रिलायबिलिटी से कोई वहाँ पे आइटम हटा दिया है जहाँ पे आपने जो है वो रिलायबिलिटी अटेन करने के लिए हटाया उस आइटम को, इस तरह हमने यहाँ पे आप देखें तो परसीव ट्रस्ट का हटा दिया था 4, तो हम उसको भी कंप्यूट फिर नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने इसको भी ओके कर दिया, ये आपका आ गया मीडिएटर। अब मॉडरेटर भी कर लेते हैं ताकि एक ही दफ़ा रन टेस्ट करें हम पूरे का पूरा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद अब हम करेंगे डिजिटल लिटरेसी। हमारा जो है वो बेसिकली ये है, आप अगर देखें तो जो है वो मॉडरेटर है, ठीक है जी, डिजिटल लिटरेसी। तो अच्छा, अब अगर किसी के माइंड में इस वक्त ये आ रहा है कि भाई कौन सा मीडिएटर है कौन सा मॉडरेटर है हमें कैसे पता, तो भाई वो तो आपने रिसर्च फ्रेमवर्क बनाया होगा। सबसे पहली बात ये है कि आप यहाँ से देख सकते हैं खुद अपनी फ़ोटोज़ जो आपने बनाई हैं वो, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप बना चुके होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि या तो फिर आप जो है वो ऑब्वियसली बात है वो जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर लिखा हुआ होगा वो वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आपने DL1 DL2 अब ये आ गया आपके वहाँ, यहाँ ओके कर दें। अच्छा जी, अब जब ये सब हो जाएगा, जब ये सब आप कर लेंगे तो अब आपका टाइम आ गया है कि आप हाइपोथेसिस टेस्ट करें। आप आएंगे एनालाइज के अंदर, यू विल गो फॉर रिग्रेशन और प्रोसेस वर्जन 5 बाय एंड्रयू एफ हेज आपने जो है क्लिक करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये किसी के पास अगर नहीं आ रहा तो LMS पे ही ऑलरेडी गिवन होगा, व्हाट्सएप पे भी आपको भेजा हुआ है। अब जाहिर सी बात है आपके पास LMS की एक्सेस है तो आपको व्हाट्सएप पे नहीं भेजा हुआ होगा। अगर आपके पास व्हाट्सएप की एक्सेस है
तो ज़ाहिर सी बात है व्हाट्सएप पे आपको भेजा होगा, लेकिन जो आपके पीसीज होंगे उसमें ये एंड्रयू एफ हेज ऑलरेडी हुआ होगा जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये एंड्रयू वर्जन 5 बाय हेज आपके पास जो है वो हो इंस्टॉल, ये ख्याल करिएगा, वरना ये काम नहीं हो पाएगा। इसको आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो y वेरिएबल है बेटा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो x वेरिएबल है आपका, वो बेसिकली आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और मीडिएटर मॉडरेटर का तो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं। एसएमई हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे हम इसको x में ले लेते हैं। हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो बी आई है, तो इसको y में ले लेते हैं। और सबसे पहले हम मीडिएटर को टेस्ट करते हैं। टीबी को क्लिक करके मीडिएटर में यहाँ पे मीडिएटर को ले आते हैं। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि ये मॉडल नंबर जो है यहाँ पे, इसको आपने 4 सेलेक्ट करना है इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एनीथिंग थ्रू द मीडिएटर। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आपके पास जो है ये मीडिएटर जो है वो करना है आपने, तो आपको मॉडल नंबर 4 सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन यू हैव टू गेट इनटू दिस ऑप्शंस एंड प्रेस दिस टोटल इफेक्ट ऑफ एक्स और अलाउ एक्स बाय एम इंट्रैक्शन भी लाजमी आपने करना है। ठीक है जी। तो ये आपने लाजमी करना है क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मॉडल 4 ओनली। ठीक है, तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि इसको आप जो है वो लाजम जो है वो क्लिक करें इन तीनों को। ठीक है जी। और यहाँ पे आपने जो है ना इसको ओके जो है फिर दबाना है। ठीक है जी, ओके आपने अब दबाना है। तो इसको आपने कर दिया रन। अब देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। इट विल टेक इट्स टाइम। तो हरी मत कीजिएगा, यहाँ पे रनिंग डिफाइन नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, जहाँ मैं माउस को आप देखिए ओवर कर रहा हूँ। जब तक ये रनिंग डिफाइन ख़त्म नहीं हो, इसका मतलब ये है कि प्रोसेसिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। रनिंग मैट्रिक्स आ रहा है इसके बाद। नाउ ये बोल रहा है प्रोसेसर इज़ रेडी। अब आ जाते हैं, देखते हैं अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है। अच्छा, ये बोल रहा है रेफरेंस वैल्यू ऑफ एक्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस मॉडल। इस तरह की चीज़ें हो सकता है आप अगर कोई चीज़ मिस कर गए हो तो आपके पास भी जो है वो आ रही हों। तो रिग्रेशन प्रोसेस वर्जन 5 बाय हेज, यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं। मुझे कोई इस तरह की चीज़ दिख नहीं रही जिसमें मसला हो। ऑप्शंस में भी ये वाला जो है वो आ रहा है, ये भी सही है। इसको बल्कि हटा दें, इसकी शायद ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। अब देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे ये अभी भी जो है वो बेसिकली आ नहीं रहा। इसको देखना पड़ेगा कि इसमें कहाँ मसला ये कर रहा है। इसको भी देख लेते हैं। ये एनालाइज में जाके अगेन दोबारा रिग्रेशन दबाते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं। वाई वेरिएबल भी सही लिया है, एक्स वेरिएबल भी हमने सही लिया है। हमने मॉडल नंबर 4 लिया है, मॉडल नंबर 4 ही हमें लेना था, वो हमने सही लिया हुआ है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी सही हैं। अच्छा, यहाँ पे भी सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास सही आ रही हैं। इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें जो है वो छेड़ने की ज़रूरत है। अलाउ एक्स बाय एम इंटरेक्शन को क्लिक करके हटा के देख लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो मैंने चीज़ नोट करी वो ये करी कि यहाँ पे क्योंकि ये 25 से थोड़ा सा डिफरेंटली वर्क कर रहा है, वो ये है कि यहाँ पे आपने रिग्रेशन में एंड्रयू हेज में आके मेक श्योर करिएगा सिर्फ आप ये वाला क्लिक करें, टोटल इफेक्ट ऑफ एक्स। ठीक है जी, ये ऊपर वाले दो कनेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि इन दोनों की वजह से ये रिजल्ट्स नहीं दे रहा। तो मेक श्योर कि आप सिर्फ टोटल इफेक्ट ऑफ एक्स को जो है वो करें। अच्छा जी, तो अब जो है आपके रिजल्ट जो है आ चुके हैं। ठीक है, और रिजल्ट यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे सीधा नीचे आइएगा, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने दो चीज़ें देखनी है। ठीक है, पहली चीज़ आपने देखनी है कि दिस इफेक्ट शुड बी पॉजिटिव। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि यहाँ पे जो डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखें डायरेक्ट इफेक्ट जो आ रहा है एक्स ऑन वाई, एक्स इज़ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई ज़ाहिर सी बात है जो यहाँ पे मौजूद है ये आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट हाइपोथेसिस को जो है बेटा रिपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए अब आप इसको कर लें कॉपी।
ठीक है, इसको आपने यहाँ से अगर ये सेलेक्ट हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो ये ज़्यादा अच्छा जो है आपके लिए जो है हो जाएगी चीज़। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, ये यहाँ पे एडिट पे जाके, ठीक है जी, आपके पास एडिट का जो है ऑप्शन आएगा, तो इसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं वन बाय वन। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, पहले पूरा कॉपी पेस्ट हो रहा था, अब मैंने एडिट करके इसको यहाँ पे एडिट कर दिया। तो यहाँ पे आप आइए, अब यहाँ पे अलग से एक कॉलम बना लीजिए प्लीज़, और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करते हैं तो ये अलग अलग आता है, और हमें ना ये सारी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम करते हैं SME, यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे BI के ऊपर, तो ये हम डैश लगा के SME यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप अगर टाइपिंग में तेज़ हैं तो आप यहाँ पे पूरे का पूरा जो है ये हाथ से लिख लीजिए अपने। ठीक है जी, अच्छा जी, ये यहाँ पे T आ गया 2.4749। ठीक है जी, फिर आपके पास ये लोअर लेवल कॉन्फिडेंस आ रहा है और अपर लेवल कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है P वैल्यू जो है वो देखना है हमने ज़्यादातर। अभी मैं इसको सेट करता हूँ, ये थोड़ी सी अलाइनमेंट आउट है, ख्याल करिएगा। ये जो आपका यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो इफेक्ट आ रहा है ये आपका आ रहा है 0.1009, ये SE की वैल्यू है, ये T की वैल्यू, और P की वैल्यू ये है, ये वाली है 0.0138, ये थोड़ी इस तरफ आ रही है। ठीक है, तो यही आपने ख्याल करना है, उधर एग्जाम में ऐसा ना हो कि आप जो है ना इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर दें तो मसला जो है वो आपका ख़राब हो जाएगा, ये ख्याल करिएगा। अच्छा जी, अच्छा, एक तरीका तो ये, एक और भी इसको तरीका है करने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो सा आपको अच्छा लगे। ठीक है जी, यहाँ पे इफेक्ट कर दें, यहाँ पे ये ऐसी है, ठीक है, इसको ऐसी कर दें। अच्छा, यहाँ पे, अच्छा, एक और तरीका ये है कि आप यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करते रहें। ठीक है, इधर ऊपर से गए T कर दिया इसको, लेकिन वन बाय वन करना पड़ेगा, ये ख्याल करिएगा। ठीक है, यहाँ पे गए तो आपने अब जो है इसको P कर दिया ऊपर से। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से असल वैल्यू हमने यहाँ पे P की देखनी है। P की वैल्यू इट शुड बी लोअर देन 0.005। ठीक है, मतलब 0.05 ये वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे इस वक्त जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 0.0138। इसका मतलब ये है कि बेसिकली SME ने इन्फ्लुएंस कर दिया है, एंड देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया एंगेजमेंट एंड बिहेवियरल इंटेंशन। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन भी करते हैं। अच्छा जी, तो P यहाँ पे आ गया। अब लोअर लेवल कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पे आपका जो आ रहा है वो ये है, तो LLCI है, ये लोअर लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये है ULCI विच इज़ अपर लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा, इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस का मतलब ये होगा कि जो है ना ये सिग्निफिकेंस नहीं आ रहा है या मीडिएशन इफेक्ट नहीं आ रहा। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि हम यहाँ पे LLCI को और ULCI को रिपोर्ट नहीं कर रहे, हम जो सिग्निफिकेंस लेवल देख रहे हैं वो P पे देख रहे हैं, तो इन दोनों को हम डिलीट कर देंगे, ये हमारे काम के नहीं है। LLCI और ULCI, ये वाला जो टेबल है पूरा डायरेक्ट हाइपोथेसिस के लिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसको कर देते हैं डायरेक्ट हाइपोथेसिस। ठीक है जी, तो एक ये यहाँ पे आपने ये कर दिया। अब इसके बाद दूसरे का टेस्ट आपने रन करना है, ऑब्वियसली बात है। उसके लिए अब आप फिर जाइए, चाहे दोबारा से वापस, हम यहाँ पे क्योंकि 3 का कर रहे थे तो हम यहाँ पे 3 का ही जो है वो करेंगे। अच्छा जी, एनालाइज में गए, अगेन वी विल गेट इनटू द रिग्रेशन प्रोसेस बाय एंड्रयू हेज। अच्छा, SME को सिर्फ हटा देंगे, अब हम लाएंगे PT को ले आते हैं। ठीक है जी, रन दबाते हैं, सेटिंग सारी वही रहेंगी। ठीक है जी, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगाएगा, ऑब्वियसली बात है। अब आपके पास यहाँ पे जो है वो इसका आ गया PT का, ये देख लीजिएगा यहाँ PT लिखा हुआ आता है, तो मेक श्योर आपको ये पता हो। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर जो है वो आपके पास डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ X ऑन Y जो आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन ये इम्पैक्ट भी नहीं कर रहा है, इट्स इनसिग्निफिकेंट। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे अगेन दोबारा से हम वही करते हैं, हमने किया था एडिट में जाके, और हम जो है वो इसको अब एडिट करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो सेलेक्ट ऑल था, तो मैंने यहाँ पे जो है इसको सेलेक्ट ऑल को जो है वो लास्ट आउटपुट जो है दबाया था, जिसके बाद एडिटिंग जो है वो शुरू हुई थी।
तो यहाँ पे अब मैं इस वैल्यू को जो है ले लेता हूँ जो मेरी एंड में जो है बेसिकली आ रही है, ठीक है। ये वाली पीटी की क्योंकि वैल्यू है ना ये, तो यही मैं ज़ाहिर सी बात है लूँगा। तो एडिट पे जाके अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा। बाज़ औक़ात ये जो है इस तरीके के मसले मसाइल करेगा, लेकिन ये होगा एडिट में ही आके सेलेक्ट को दबा के जो है आपने सेलेक्ट ऑल को दबा के आपने बेसिकली आना है ऑल टेक्स्ट आउटपुट पे। अच्छा, मेक श्योर कर लीजिएगा ये एरो यहाँ ना आ रहा हो, ये एरो की वजह से ना ये मसला कर रहा है। ये एरो जो आ रहा है रेड वाला, मेक श्योर इसको ना सबसे पहले आप हटाएं, ठीक है। जब तक ये एरो आता रहेगा ये पंगा करता रहेगा इसी तरीके से। तो मेक श्योर कि इस एरो को आप जो है वो सबसे पहले हटाएं, क्योंकि ये एरो की वजह से ये एडिट नहीं करने दे रहा है। अब मैंने इसको डबल क्लिक किया है, ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से हाईलाइट हो गया है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ये हो जाएगा। तो डबल क्लिक आपको इसको करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद आपने यहाँ पे इसी को कॉपी करना है, तो मैं इसको ही कॉपी करता हूँ। सिर्फ इस वाली लाइन को कॉपी करूँगा मैं, क्योंकि उसकी वजह ये मुझे अभी सिर्फ डायरेक्ट हाइपोथेसिस रिपोर्ट करनी है। और मैं यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि आपको ये नाम याद रहे कि ये बेसिकली कौन से वाले हैं, वरना फिर मसले मसाइल बढ़ेंगे। अब ये यहाँ पे आ गई वैल्यूज़, ठीक है जी। ये आपके डायरेक्ट इफेक्ट की वैल्यू है, ठीक है। ये आपका जो है वो 0.0407 है, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो है वो टी वैल्यू है, ठीक है जी। और ये आपकी जो वैल्यू है, अच्छा इसको जो ये वाली वैल्यू है आपकी, ये है 0.5877, ठीक है जी। और ये वाली जो आपकी वैल्यू है जो यहाँ है वो है आपकी पी की वैल्यू, और पी की वैल्यू आपकी है 0.5571, ठीक है जी। या आप खुद से भी लिख सकते हैं या फिर आप ये करें, अभी पी टी की। तो ये तो भाई आपकी अगर आप देखें तो सीधा सीधा यहाँ पे एक कॉलम बनाएं, ठीक है, और यहाँ लिखें आप रिजल्ट्स, ठीक है जी। रिजल्ट्स का एक कॉलम बनाना है, ये लाजमी बनाइएगा। यहाँ लिखिएगा एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का मतलब कि ये देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया एंगेजमेंट एंड बिहेवियरल इंटेंशन, ठीक है जी। और यहाँ पे आप लिखेंगे रिजेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है आपकी पी की, ठीक है, जो पी की वैल्यू आ रही है आपकी वो बेसिकली आ रही है 0.5571, विच मीन्स कि सिग्निफिकेंस लेवल नहीं है, और ये है भी नेगेटिव। लेकिन असल चीज़ देखी आती है पी की वैल्यू, इट शुड बी लोअर देन 0.05 एंड इन दिस केस इट इज़ ग्रेटर देन इवन 0.1। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे देखें तो ये 0.01 आ रही है, इट इज़ लोअर देन 0.05। इससे ऐसे एस एम ई और पी आया तो ये हो गया आपका एक्सेप्ट और ये हो गया आपका जो है रिजेक्ट। तो पहले अब एक और बना लेते हैं, इसको डबल दफ़ा जो है देख लेते हैं, ठीक है जी। एनालाइज रिग्रेशन प्रोसेस बाय एंड्रयू हेज, पीटी को हटा दिया, यहाँ पे ले आए। अब आ जाइए आईक्यू के ऊपर, आईक्यू को ले आए, रन दबाया। अच्छा, अभी मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट हाइपोथेसिस बता रहा हूँ, अभी मैं उस पर नहीं गया हूँ जो मेरा मीडिएशन इफेक्ट है, ठीक है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ, उसी के नीचे ही है बिल्कुल। अब यहाँ पे आप आए, यहाँ पे अगेन मेरे पास अभी आई क्यू आ रहा है इधर, तो इसका मतलब है आई क्यू की डाटा मैं करूँगा। इधर आ जाइए, ये भी इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है जी, इसका भी इफेक्ट जो है वो नहीं आ रहा है। दिस इज़ ऑल्सो इनसिग्निफिकेंट बिकॉज पी वैल्यू इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन 0.05। तो ये यहाँ पे क्लिक करते हैं, इधर आ जाते हैं। अगेन यहाँ पे कहीं पे भी वर्किंग कर लें आप, वर्किंग आपके ऊपर है, जहाँ भी आप करना चाहें। अच्छा, अब ये आ जाएंगे आई क्यू बी आई, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप ज़्यादा बेटर है जो है उसमें कि आप टाइप करें, तो भाई आप टाइप कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप टाइपिंग में एरर नहीं करेंगे, बस ये मेक श्योर कर लीजिएगा एरर ना करें फिर आप, ठीक है जी। अगर एरर कर दिया आपने, ये भी रिजेक्टेड हो गई है आपकी हाइपोथेसिस,
ठीक है, तो ये रिजेक्टेड लाजमी लिखिएगा और फिर हम ये बाद में कॉपी पेस्ट करेंगे अपना वहाँ पे जो हमारी वर्ड की फाइल है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, इस पूरे को कॉपी कर लीजिए। मैंने 3 करे हैं, आपने सारे करने होंगे। ठीक है जी, यहाँ आ गए। अच्छा जी, यहाँ आके आपने इसको पेस्ट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, और इसको वही अगेन, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, ये आपको पता ही है चीज़। ठीक है, डायरेक्ट हाइपोथेसिस की ज़रूरत टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे हमने सिर्फ याद दहानी के लिए रखा था, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा जी, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो ये यहाँ पे जो है वो आपके पास डायरेक्ट हाइपोथेसिस आ गई है। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए जो है सबसे पहले, अभी इसको टेबल नंबर मैंने दिया नहीं है, तो बेहतर ये है कि इसको हाँ मिडिल में भी करना है, ये याद रखिएगा। कंट्रोल ई दबा के इसको जो है मिडिल में कर दें आप। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें वेरिएबल्स। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है, 2 रिजेक्ट हो चुकी हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर क्या आएगा। देखिए, ये यहाँ पे नेगेटिवली कर रही थी लेकिन ये रिजेक्ट हो चुकी है क्योंकि वैल्यू यहाँ पे तो ये पॉजिटिव था लेकिन ये वैल्यू 0.05 से नहीं थी, तो इस वजह से भी ये रिजेक्टेड हो गई है। अच्छा जी, अब आ जाइए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के ऊपर। ठीक है, द रिजल्ट्स इन टेबल 4.4, अभी हम नाम देंगे इसको, shows that there is a significant and positive relationship between social media engagement and behavioral intention। ठीक है जी, as p value is lower than 0.05। ठीक है जी, ऑन दी अदर हैंड, जब आप पूरा ये बना लेंगे टेबल, उसके बाद आप फिर इसकी इसमें ऑन दी अदर हैंड देयर इज इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन पीटी, जो कि आपका परसीव ट्रस्ट है। अब दोनों को एक साथ लिख देते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। परसीव ट्रस्ट, इंफॉर्मेशन क्वालिटी एंड behavioral intention as all the values of P are greater than 0.05। अच्छा जी, ये आपने लिख दिया। तो यहाँ पे अब जो एंड स्टेटमेंट होगा, जब सबके बारे में लिख देंगे, हेंस H1 जो कि आपने क्रिएट किया था, H1 इज एक्सेप्टेड एंड H2 एंड H3 आर रिजेक्टेड। ठीक है जी, ये आपने वहाँ पे एग्जाम में लिखना है लाजमी, ख्याल करिएगा ये। ठीक है जी, ये आपकी H1 थी जो आपने क्रिएट करी थी। अगर आपको याद हो, ये कहाँ करी थी क्रिएट आपने? क्वेश्चन नंबर 1 में, विच इज़ ओवर हेयर। ठीक है जी, और ये आपकी जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे ये आपने लिख दिया इधर, ये सारी आ गई यहाँ पे। अब आ जाइए आप मीडिएशन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर। ठीक है, इसके लिए अब आप बनाएंगे 4.5 मीडिएशन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अच्छा जी, अब आपको ये दोबारा से टेस्ट रन करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है क्योंकि मीडिएशन आप ऑलरेडी उसके साथ भी टेस्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब आपने बेटा मीडिएशन के लिए क्या देखना है, ये देख लीजिए ज़रा। ठीक है जी, यहाँ पे आपने ये जो शीट नंबर 3 बनाई थी, ये डायरेक्ट हाइपोथेसिस की थी। इसको डायरेक्ट कर दें आप। ठीक है, ताकि मसला ना हो। ठीक है, और इधर अब आप मीडिएशन की अलग से बना लीजिए। ठीक है, मीडिएशन हाइपोथेसिस। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सबसे पहली चीज़ जो करनी है
वो ये करनी है कि आपने अब इनडायरेक्ट इफेक्ट्स को जो है देखना है। तो इनडायरेक्ट पहले इफेक्ट में देखता हूँ ऊपर जाके। सबसे पहला मेरा वेरिएबल जो था वो एसिमी था, तो मैं एसिमी के पास चला जाता हूँ। यहाँ पे आपने आना है इनडायरेक्ट इफेक्ट्स के अंदर। अब इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और ये पूरे का पूरा आप एक दफ़ा जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप अगर इसको नहीं करेंगे तो ये ऊपर वाली हेडिंग्स नहीं लेगा। इसमें अब आपने पी देखें, पी वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं इसमें। इफेक्ट बूट ऐसी और बूट एलएलसी आए और बूट यूएलसी आया, तो यहाँ पे बूट अब लाजमी है, ये यहाँ पे बूट लेना है आपने। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे आया, इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो इधर हमें जो है इसको ऑब्वियसली बात है हमने इसको जो है अलग अलग करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन हम अब लिखेंगे एसएमई, एटीबी एंड बीआई, ये 3 डैश बनेंगे अब, ये ख्याल करिएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे लिखा आपने अफेक्ट, ठीक है, और दूसरा आपके पास है बूट ऐसी, ठीक है जी, बूट एलएलसीआई और बूट यूएलसीआई, ठीक है जी। ये यहाँ पे आपने लिख दी। उसके बाद यहाँ पे आपने 1036 जो वैल्यूज़ ऊपर दी हुई हैं, 0.0336, 0.0392, 0.1711, ठीक है जी। ये आपने यहाँ पे जो है लिख दिया। ये आपके पहले की वैल्यूज़ आ गई। इन दोनों के बीच में माइनस नहीं है, ये प्लस में आए दोनों के दोनों। तो इसका मतलब ये है कि मीडिएशन हो रही है, मतलब सोशल मीडिया एंगेजमेंट जो है और बिहेवियरल इंटेंशन में मीडिएशन कर रहा है एटीट्यूड टूवर्ड्स द बिहेवियर, ठीक है जी। ये आपके पहले वाले की हो गई। अब दूसरे वाले के ऊपर आ जाइए। दूसरा वाला इसी के नीचे होगा, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट देख लीजिए। यहाँ पे देखते रहिएगा जो कांस्टेंट के पीटी लिखा आ रहा है कि कौन से वाले पे आप, ठीक है जी। तो ये इनडायरेक्ट आ जाइए। अब ये आ गए भाई साहब, इनको देख लेते हैं। अच्छा जी, इनको देखने के लिए आप अगर देखें तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये इसकी बेसिकली मीडिएशन नहीं हो रही है, ठीक है। ना इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा था और ना ही इन भाई साहब की जो है वो मीडिएशन जो है वो हो रही है। तो इसके लिए अब आप यहाँ पे इसको कॉपी करके यहीं पे पेस्ट करें, टाइम बचाएं अपना, और यहाँ पे आप परसीव्ड ट्रस्ट जो है लिख दें, ठीक है। और यहाँ पे अपना 0.0209 वैल्यू लिखी आपने, 0.0368 लिख दिया, -0.0510 लिखा, 0.0927 लिख दिया, ठीक है जी। तो ये आपके पास चीज़ है। अब तीसरे वाले को देख लेते हैं, आइए। उसकी डायरेक्ट तो नहीं बन रही थी, लेकिन देखते हैं क्या मीडिएशन के साथ बन रही है। नहीं, मीडिएशन के साथ इसकी भी जो है अगर आप देखें तो नहीं बन रही है। तो ये यहाँ पे इनडायरेक्ट ले रहे हैं हम, ये ख्याल करिएगा, ये मीडिएशन के लिए, ठीक है जी। तो इसको भी आपने यहाँ पे ले आके कॉपी पेस्ट जो है वो कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये याद रखिएगा कि आप कहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, कहीं उल्टी वैल्यूज़ उसमें ना लिख दीजिएगा। तो ये यहाँ पे आपका आ गया पीटी, और ये यहाँ पे इसको आप कर दें। अब ये आपका आई क्यू है, ठीक है जी, ये आई क्यू है आपका। अच्छा जी, 0.00441, 0.0322, -0.0218, 0.1078, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे अब इसको आप अगेन कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, और यहाँ पे इसको आप लाके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अगेन वही सारी फॉर्मेशन जो आपकी है वो करनी है आपने, ठीक है जी। यहाँ ले आए, इधर आ गए, इसको सेलेक्ट कर लिया, ये यहाँ किया। अच्छा, ये ख्याल करिएगा, मैंने इसको टेबल नंबर अभी तक नहीं दिया है जो ऊपर वाला है मेरा, ठीक है। इसको मुझे टेबल नंबर देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं दिया है। इसका टेबल 4.4 होगा, और यही ऊपर लिखेंगे आप जो डायरेक्ट हाइपोथेसिस, ठीक है जी। और इसको फिर आप हेडिंग नंबर 3 से कर देंगे टैग, ठीक है जी। तो ये मैंने नहीं किया है, अगर किसी में भूल ना हो तो आपने करना है एग्जाम में, ठीक है, ये ख्याल करिएगा। अच्छा जी,
तो यहाँ पे ये मीडिएशन है, ये आपके जो है वेरिएबल्स आ गए, अगेन इस पे आप वेरिएबल्स लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आप बताएंगे अच्छा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पार्शियल मीडिएशन बिटवीन, देयर इज अ पार्शियल मीडिएशन ऑफ एटीट्यूड टूवर्ड्स द बिहेवियर बिटवीन सोशल मीडिया एंगेजमेंट एंड बिहेवियरल इंटेंशन। ठीक है जी, एज लोअर लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड अपर लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल values doesn't have minus or zero in them, hence अच्छा, हेंस अभी ना लिखें, वो एंड में ही लिखेंगे हम, क्योंकि हाइपोथेसिस के बारे में बात हो रही थी। और यहाँ पे अब जहरी सी बात है, आप जो है लिखेंगे कि ये आपके पार्शियल मीडिएशन, और ये पार्शियल क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसे में डायरेक्टली भी अगर आप देखें तो एक्सेप्ट हुई थी। और यहाँ पे अब अच्छा, अब रिजल्ट यहाँ पे मैंने नहीं बनाया सीधे हाथ पे, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको क्लिक करें राइट माउस को अपने, और यहाँ पे इंसर्ट करके राइट हैंड साइड पे इंसर्ट कॉलम टू द राइट कर दें लाइक दिस, और यहाँ पे रिजल्ट्स लिख दें। ठीक है, और यहाँ पे इसको आप लिख दें एक्सेप्टेड, जस्ट लाइक द अबव वन। ठीक है, तो ये खुद ही इसको सेट कर लेगा। अच्छा जी, अब ये आपने लिख दिया, अब यहाँ पे आप लिखेंगे हाउएवर, ठीक है जी, परसीव्ड however attitude towards behavior doesn't have insignificant mediation effect between perceived trust, comma, information quality and behavioral intention। ठीक है जी, अब ये जितने भी होंगे जो इनसिग्निफिकेंट होंगे उनको एक साथ घुमा दीजिएगा, और जो सिग्निफिकेंट होंगे उनको एक साथ रख लीजिएगा। ठीक है जी, तो इसमें भी फिर आप लिखेंगे एज, अब यहाँ पे ये था, यहाँ से आप एक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से इसको कॉपी पेस्ट करें, शॉर्टकट मारें, हैव माइनस और जीरो इन देम, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, दैट्स इट, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो यहां पे इसको आप रिजेक्टेड एंड रिजेक्टेड अगेन। ठीक है जी, अब ये आपकी मीडिएशन हो गई। अब लास्ट चीज बची है हमारे पास, वो है आपका टेबल, इसको कर देते हैं 4.5 मीडिएशन इनडायरेक्ट अफेक्ट। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना एक और, वो ये है कि यहाँ पे ये मैंने पार्शियल मीडिएशन लिखा है क्योंकि ये डायरेक्ट भी हो रही थी और इसके थ्रू भी हो रही थी। अगर यहाँ पे ये रिजेक्ट हो जाती तो यहाँ पे जो है, जहरी सी बात है, अगर मीडिएशन आ रही होती तो फिर ये फुल मीडिएशन लिखेंगे आप इधर इस पार्शियल की जगह पे। ठीक है जी, अच्छा, अब यहाँ पे आप बोलेंगे हेंस हाइपोथेसिस 6 इज एक्सेप्टेड एंड 7 and 8 आर रिजेक्टेड। ठीक है जी, और यही आपने टेबल में भी लिखा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने ये कर दिया। अब आपके पास बची है मॉडरेशन एनालिसिस। मॉडरेशन के लिए अब आपको डायरेक्ट तो लिखना नहीं है, सिर्फ मॉडरेशन करना है। एनालाइज पे गए आप, ठीक है, अगेन वी विल गेट इनटू द रिग्रेशन।
प्रोसेस आपने क्लिक किया। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपने अब इसको हटा देना है, ठीक है जी। एंड देन यू हैव टू रिमूव इट फर्स्ट ऑफ ऑल। और अब आप ले आइए डिजिटल लिटरेसी को मॉडरेटर के अंदर, डब्ल्यू के अंदर। इसके लिए मेक श्योर कर लीजिएगा कि मॉडल नंबर 1 आपने सेलेक्ट किया हो, ठीक है, मॉडल नंबर 1 होना चाहिए। ये 1 सेलेक्ट कर लें, ऑप्शंस में जाएं और अब की दफ़ा आपने टोटल इफेक्ट ऑफ एक्स को हटा देना है और यहाँ पे आपने मीन सेंटर कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट्स को क्लिक करना है और प्रोब एंड ट्रैक्शन को भी आपने क्लिक कर देना है, ठीक है जी। और आपने ओके दबा के और अब इसको 1 बाय 1 टेस्ट करना है। तो पहले एसएमई को कर लेते हैं, ठीक है जी, एसएमई को कर लेते हैं और इसको हमने रन कर दिया। नाउ दिस इज द लास्ट थिंग वी हैव। एंड में चले जाइए, अभी रनिंग डिफाइन हो रहा है, अभी आया नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अच्छा, अब ये x मल्टीप्लाई बाय w लिखा हुआ है, मतलब मॉडरेटिंग इफेक्ट आ रहा है। ये एसएमई को हम चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मॉडरेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि p वैल्यू इज नॉट लोअर देन 0.05, तो मॉडरेटिंग इम्पैक्ट इसका नहीं आ रहा, ठीक है जी। अब मैं इसकी सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ दूंगा, उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर कि बाकी की आप खुद देंगे। अगर ये p वैल्यू इसकी जो है जो यहाँ पे आ रही है, if it is lower than 0.05 you will make it significant, ठीक है। but in this case it is greater than जो है वो 0.05, it means कि यहाँ पे ये मॉडरेशन नहीं आ रही है। अगेन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको अब की दफ़ा हम मॉडरेशन का जो है नाम देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये x मल्टीप्लाई बाय w है ना, तो इसको आपने करना क्या है, आपने इसको करना है x मल्टीप्लाई बाय, इस पे आप w लगाएंगे तो ये यहाँ पे आप बेसिकली SME मल्टीप्लाई और इसका नाम देंगे आप जो डी डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगेगा, डैश नहीं लगेगा, ख्याल करिएगा, ठीक है जी। और BI, इस तरीके से आप लिखेंगे अब इसको, ठीक है जी। ये आपके लिखने का तरीक़ेकार होगा। और यहाँ पे आर स्क्वायर चेंज और ये सारी चीज़ें जो ऊपर लिखी हुई हैं, ठीक है, एफ आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे DF1 आ गया, ठीक है जी, DF2 आ गया और यहाँ पे P आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये आ गई वैल्यू आपके पास, पहले 0.0004 आ गई, फिर 0.1797 आ गई, फिर 1.0000, फिर 380, ठीक है, और फिर आपके पास 0.6718, ठीक है जी। तो ये इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो इसको भी आपने अब ऐसे ही कॉपी पेस्ट करना है और वर्ड पे लेके जाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है 4.6 मॉडरेशन एनालिसिस, ठीक है जी, या मॉडरेशन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये याद रखिएगा, ये मैंने एक किया है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, सारी सी बातें सारे नहीं बना सकता मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने इसको कर देना। अच्छा, स्पेलिंग का ख्याल करिएगा, स्पेलिंग जो मैं कर रहा हूँ सारी मिस्टेक्स यहाँ पे आपने ये सही कर देनी है, ठीक है, ये ख्याल करिएगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं OU लगा रहा हूँ तो वो इस वजह से जो है ख़राब दिखा रहा है। मेक श्योर ये स्पेलिंग की मिस्टेक्स ना हो, ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। ये काम एंड में करने वाला है जब आप कर चुके होंगे सब। अच्छा जी, इसके बाद आप यहाँ पे इसको ऑटो फिट टू विंडो कर दें, सेंटर अलाइन कर दें, यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दें, ठीक है जी। इधर इसको जो है वो अंडरलाइन कर दें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सबका करना है आपको, मैंने सिर्फ एक वेरिएबल का किया है अभी, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़। और यहाँ पे ये अब आप एक्सप्लेन करना जो है शुरू कर दीजिए। अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चों के साथ ये होता है, वो यहाँ से इसको नीचे करते हैं तो उनका जो है यहाँ पे ये नॉर्मल नहीं आ रहा होता, हेडिंग आ रहा होता है। तो मेक श्योर लिखें तो नॉर्मल आ रहा हो।
अच्छा, अब ये नीचे आ गया, इसको मैं भी थोड़ी देर में सही करता हूँ। मैंने जानबूझ के किया है ताकि आपको मैं सिखा सकूँ। बहुत सारे बच्चों के साथ इस तरह की भी चीज़ होती है, ठीक है। इसको भी मैं सही करना आपको सिखाता हूँ। अच्छा जी, अब अगर आपके पास ये इस तरीके से इसको यहाँ से उठा के इधर कर दें आप, ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो मेक श्योर कि इसके लिए आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लाइन स्पेसिंग 1.5 कर दें आप, ठीक है जी। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा और इसको ऊपर एंटर दबा के ऊपर आप ले जाएंगे। द टेबल फॉर्मेशन देयर इज नो मॉडरेटिंग इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल लिटरेसी बिटवीन। अच्छा, इसके लिए इम्पैक्ट का वर्ड यूज़ होता है, मीडिएशन के लिए अफेक्ट का वर्ड यूज़ होता है। एंड बिहेवियरल इंटेंशन, ठीक है जी, एज p values are lower than, sorry, greater than 0.05 और इसका एंड स्टेटमेंट जब आप सबको कर लेंगे हेंस, क्योंकि ये हाइपोथेसिस होगी आपकी 11th अकॉर्डिंग टू द रिसर्च फ्रेमवर्क दैट आई हैव डेवलप्ड इन दिस वीडियो। हेंस हाइपोथेसिस 11 इज रिजेक्टेड, कोई मॉडरेशन नहीं हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, अगेन इंसर्ट कॉलम टू द राइट, ये हैं आपके रिजल्ट्स, ठीक है जी, जिस तरह ऊपर किए थे हमने। तो दिस इज रिजेक्टेड भाई, ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। इसका भी आपने जो है टेबल अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है आपने बना लेना है। इसका अब आप यहाँ पे बना लीजिए टेबल, मतलब टेबल का नाम आपने देना है, ठीक है। तो टेबल के नाम के लिए यहाँ पे आप इसको दें टेबल 4.6 मॉडरेशन हाइपोथेसिस, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आपके पास आ गया है, बेहतरीन काम हो गया। अब आप ऊपर जाइए जब सारा काम कर चुके हैं, अपडेट द टेबल, अपडेट एंटायर टेबल, ओके हियर यू गो। अब टीचर यहाँ पे आएगा, ये दबाएगा डायरेक्ट हाइपोथेसिस, तो ये यहाँ पे इसके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब ये बाकी वालों की आपने खुद करनी है। ये वीडियो बन चुकी है, आपके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं। अब मेरे ख्याल में अब आपके पास कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है कि आप एक्सक्यूज़ दें कि आपको नहीं पता था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।